हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज उसी में नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ओके, सो जैसा कि आपने इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ा था पार्ट 1 फिजिक्स में, जो कि 11th में थी, कि अगर कोई दो मासेस रखे हुए हैं, है ना, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से उसका फॉर्मूला था G m1 m2 और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो भी वैल्यू होगी, तीसरे मास अगर यहाँ पे थर्ड मास रखा हुआ है या फिर फोर्थ मास या नंबर ऑफ मासेस रखे हुए हैं, उनसे वो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इनके और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स 10 न्यूटन है, तो इन मासेस के बीच प्रेजेंस की वजह से इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि इनके और इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, इसके और इसके बीच में फोर्स लग रहा होगा, बट दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो प्रेजेंस ऑफ द थर्ड मास, उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपने इसको रीड किया था। एक मिनट, ठीक है, ओके। ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस है। इसमें देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि अगर स्पेस में नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं, n चार्जेस रखे हुए हैं, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू थर्ड या फोर्थ या n चार्ज की प्रेजेंस से उनकी वैल्यू पे, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और अगर आप मान लो इस चार्ज 1 पे कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि नेट फोर्स कितना लग रहा है चार्ज 1 पे, तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है मान लो F2, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है F3, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है F4, या फिर NH चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है Fn, तो नेट फोर्स उन सब का वेक्टर सम होता है। नेट फोर्स उन सब का वेक्टर सम होता है। और ये लगने वाला, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स थर्ड चार्ज की प्रेजेंस की वजह से उसके मैग्नीट्यूड पे या डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ओके, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सपोज करिए कि तीन चार्जेस हैं, वो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए। मान लो ये A है, ये B है, ये C है। तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड L है उस पे, उसकी वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, उसकी वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो आपसे कहा गया कि ये थर्ड चार्ज जो कि इसके सेंट्रॉइड पे प्लेस किया गया, जिसका मैग्नीट्यूड Q है, तो बताओ इस थर्ड चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, एक चार्ज से ज्यादा चार्जेस है ना। तो सबसे पहले अगर हम ये पॉइंट मान ले O, तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस तरफ होगा, है ना। तो चार्ज F, मान लो ये F1, इस Q1 चार्ज की वजह से F1 फोर्स लग रहा है, तो उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1, है ना, Q, ओके, Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस AO का स्क्वायर। और ये किस तरफ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। AO, O ये पॉइंट मान लिया है हमने, तो AO डायरेक्शन में लग रहा होगा।
यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है पहला। ठीक, मान लो कि यहाँ पे लेट दिया होगा है तो क्वेश्चन में कि Q1 Q2 Q3 बराबर है और वो Q के बराबर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा। अब इसी तरीके से हम F2 निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स F2 इस तरफ होगा। ठीक है, तो Q1 यहाँ पे Q2 है इंटू Q, B से O तक की डिस्टेंस, BO का स्क्वायर और BO यूनिट वेक्टर। ओके, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वेक्टर नोटेशन देंगे। इसी तरीके से थर्ड चार्ज, फोर्स जो लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा F3, तो F3 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q3Q अपॉन CO स्क्वायर और CO यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड मतलब जहाँ पे इन सबकी मीडियन कट कर रही है ना, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं सारे एंगल से, जिनको हम मीडियन कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जहाँ पे मीट करते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो इस Q1 चार्ज की वजह से इधर की तरफ, इस Q2 चूंकि सेम चार्जेस हैं तो इधर की तरफ, Q3 और Q सेम चार्जेस हैं तो इस तरफ, ये फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है या नेट फोर्स निकालना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स लग रहा होगा O पे, है ना, वो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ओके, Q अपॉन AO स्क्वायर, AO यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q BO स्क्वायर, BO यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q CO स्क्वायर, CO यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये तो हो गया टोटल सम। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ देखें अगर, तो ये कॉमन है, कॉमन पार्ट को हम बाहर लिख लेंगे, तो इधर लिख देता हूँ मैं F नेट जो लग रहा होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q ना, ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ बचा 1/AO स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, नीचे लिखता हूँ, एक मिनट पूरा कर देता हूँ। हाँ, तो F नेट जो लगेगा O पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा AO यूनिट वेक्टर अपॉन AO स्क्वायर प्लस BO यूनिट वेक्टर अपॉन BO स्क्वायर प्लस CO यूनिट वेक्टर अपॉन CO स्क्वायर। ओके, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो सेंट्रॉइड है, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारी साइड्स बराबर होंगी। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तीनों इक्वल होगी। मान लो ये R है ना, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है और सपोज करो ये R है, यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो फिर आगे का देखिए, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी F net at O is equals to 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, AO यूनिट वेक्टर प्लस BO यूनिट वेक्टर प्लस CO यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो AO यूनिट वेक्टर प्लस BO यूनिट वेक्टर प्लस CO यूनिट वेक्टर, ये एक साइक्लिक वेक्टर है। अगर आप देखो यहां से अगर AO ड्रॉ करो, ठीक है, ये पॉइंट A हो गया, O हो गया, ठीक, AO प्लस BO है ना, AO
बी ओ, ओके, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, और सी ओ, ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ। एक मिनट में इसको ड्रॉ करता हूँ, वो पॉइंट सेंटर में है, यहाँ से देखते हैं। इस तरीके से ये बना हुआ है, यहाँ से ओ पॉइंट है और इधर की तरफ है बी वेक्टर, ठीक है, ये, और इधर की तरफ है ए, ठीक है, और इधर की तरफ है सी, ठीक। अगर इन वेक्टर्स को आप ड्रॉ करें, मान लीजिए आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया ओ बी, ठीक है, दूसरा इधर से अगर ट्रायंगल बनाए इसका, तो ये हो गया बी और सी, देखो भाई इसके हेड से इसकी टेल मिलाएंगे, और ये वाला वेक्टर इस तरफ, ठीक है। तो ये एक क्लोज्ड या साइक्लिक वेक्टर बन रहा है, और जब कोई साइक्लिक वेक्टर बनता है तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी, इसको अगर वेक्टर प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये 0 होगी। तो नेट जो फोर्स निकल कर आएगा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये 0 हो गया। तो नेट फोर्स acting on the charge which is placed at the centroid is 0, because this one is forming a closed cyclic triangle, this one is forming a closed triangle, है ना। तो closed triangle का रिजल्टेंट 0 होता है, तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा, है ना? तो यहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, ओके। दूसरा मेथड भी है, आप इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो इसी के अलॉन्ग आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी अगर आप नेट फोर्स निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड, इसको नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम, तीन चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC having each side equal to 5 cm. Determine the resultant force on the charge at A. ओके, तो ये देखिए, सॉल्व करिए इसको, ठीक है। तो कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, A B C, ओके, एट द कॉर्नर्स ऑफ A B C, ओके। तो जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में चार्जेस को पुट करेंगे। यहाँ पे जो A पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज रखा है +5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे जो चार्ज रखा है +10 माइक्रोकूलम है, और C पे जो चार्ज रखा है वो -10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। इस ट्रायंगल की ईच साइड, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये 5 माइक्रोकूलम है, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो इनके बीच में वो पूछ रहा है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स ए पे कितना लग रहा है, जो चार्ज ए पे रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है +5, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ रिपल्सन फोर्स होगा, है ना। मान लो ये F1 है, तो इस F1 की वैल्यू जो होगी, है ना, ड्यू टू B, ऐसे कर लो, फोर्स ऑन A ड्यू टू B ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जो कि 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, इनटू 5 Q2, 5 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लेंगे, स्क्वायर, ओके। तो ये फोर्स लग रहा होगा F इस पे, इस चार्ज की वजह से। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू 10 5 या 50 इंटू 10⁻⁻12, इसको ओपन करेंगे तो 25 × 10⁻⁻4, 25 2 जा 50, 9 2 जा 18 इंटू 10⁻, यहाँ प्लस की 9 है, यहाँ पे माइनस का 12 है तो माइनस का 3 बचेगा, ये 10⁻⁻4 ऊपर लाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 180 न्यूटन फोर्स ऑन ए या 1 ड्यू टू
पी पे जो चार्ज है वो 180 न्यूटन होगा और किधर लगेगा, अलोंग बी ए, इस तरफ लगेगा, बी ए रिपल्सन फोर्स होगा क्योंकि सेम चार्जेस है। ओके, ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग करेंगे, ऐसे ही ये नोट कर लीजिए आप लोग, ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए करेंगे। इसकी वजह से अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन। मान लो ये F2 है, तो F2 की जो वैल्यू होगी वो भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q1 यहाँ पे है 10 या मैग्नीट्यूड लिखते हैं, माइनस साइन नहीं लगाते, मैग्नीट्यूड चार्जेस के लिखते हैं तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, इनटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 5 जा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, 25 2 जा 50 होता है। ठीक, तो ये हो गया वही सेम कैलकुलेशन, 9 2 जा 18, ये -3 ये +4, तो 180 न्यूटन ही आने वाला है फोर्स, बट ये लगेगा किधर, अलोंग AC, AC की तरफ लगेगा। ओके, तो यहाँ तक नोट करिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। ओके, ठीक है, तो अब इसको मैं रब कर देता हूँ इधर। ठीक है, ओह सॉरी, वो भी रब हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ए था जिस पे चार्ज था +5 माइक्रो कूलम, इधर की तरफ आपने फोर्स निकाला F1 जो कि 180 न्यूटन था, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, फोर्स की डायरेक्शन अलोंग दिस, हाँ ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, सीधा हुआ, टेढ़ा नहीं, सीधा। और इधर एक फोर्स निकाला हमने F2, वो भी 180 न्यूटन है। ओके, ये चेक की सही आ रही है, हाँ ठीक है। ओके, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी एंगल पे लग रहे होते हैं, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, वो होता है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos ऑफ एंगल बिटवीन देन। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला। ओके, ये फार्मूला लिख दिया मैंने। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, FR इक्वल्स टू √F1, F1 यहाँ कितना है 180 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है वो भी 180 प्लस 180 इंटू 180 इंटू कॉस 120 डिग्री, इज इट विजिबल? 182 इंटू 180 इंटू 180 बहुत छोटा लिख दिया है थोड़ा सा, मैं फिर से लिख देता हूँ, फिर से यहाँ से लिखता हूँ, FR इज इक्वल्स टू 180 है ये भी 180 टू 180 इंटू 180 इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल कितना निकाला 120 डिग्री। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 180 का स्क्वायर है, यहाँ भी 180 का स्क्वायर, तो उसको कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो 180 रह जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री कितना होता है माइनस का 1/2। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का 1, 1 -1 से कट गया, तो बचेगा 180 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आया वो इन चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा
इस चार्ज पे वो 180 न्यूटन होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे लग रहा होगा किसी एक वेक्टर से, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे डायरेक्शन फाइंड करने का। यहां तक नोट कर लेंगे। सपोज करिए कि ये जो रिजल्टेंट निकल के आया एफ आर, ठीक है, ये रिजल्टेंट हमने निकाला नेट फोर्स एफ आर, ये इस वाले के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो लेट एफ आर मेक्स एन एंगल बीटा विद F2। किसी के साथ भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है F2 के साथ लो, F1 के साथ लो तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। तो हमारे पास जो वेक्टर का फॉर्मूला है वो है tan बीटा इज इक्वल्स टू F2 साइन अल्फा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस अल्फा। F2 साइन अल्फा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस अल्फा, जहां पे अल्फा इन वेक्टर्स के बीच का एंगल है, मतलब अल्फा ये जो पूरा एंगल है इसको हम बोलते हैं अल्फा। और एक वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वो बीटा, जिसके साथ ये एंगल लेंगे वो ऊपर आना है। अगर यही एंगल F1 के साथ लेते तो F1 साइन अल्फा अपॉन F2 प्लस F1 कॉस अल्फा हो जाता, फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता। अब इसमें केवल हमें वैल्यू पुट करनी है, इसको रफ कर देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है, और भी आप लगा सकते हैं। तो tan बीटा is equals to F2 we have calculated 180 degree into sin 120 degree, not 180 degree, it is 180 Newton. Okay, F1 is 180 plus 180 cos 120 degree. Okay, हमने अल्फा की वैल्यू रख दी, हमने कहा अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, अब देखो sin 120 डिग्री की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो sin 90 प्लस थीटा मींस 90 प्लस 30 cos 30 होता है √3/2। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये सारी चीजें आपने मैथ में पढ़ी होगी। तो 180 इंटू cos 30 होता है √3/2 अपॉन 180 प्लस 180 इसकी वैल्यू मैंने बताई थी cos 90 प्लस 30 sin 30 cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आएगा, और sin 30 1/2 होता है माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 90। ओके, तो ये हो गया 180, ये बचा 90 √3/2। यहाँ से इसको काट देंगे तो 90 बचेगा, 90 √3 अपॉन 180 माइनस 90। ओके, तो यहाँ से ये हो गया tan बीटा इज इक्वल्स टू 90 √3 अपॉन 90 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, होगा √3। और आपको पता है कि √3 जो वैल्यू होती है tan में वो 60 डिग्री की होती है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो F2 के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ओके, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे डिस्कस किए हैं। और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे, जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी उसको पूछेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जैसा हो, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।